वेलकम टू माय ग्लोबल नॉलेज कोचिंग सेंटर ऑन यूट्यूब। आज हम लोग क्लास 10 के बायो का अध्ययन करेंगे, जो 23 और 24 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उसी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यह जितने भी क्वेश्चन है वह अध्याय 1 से आएंगे, जिसका नाम है जैव प्रक्रम एवं पोषण। ठीक है, जैव प्रक्रम एवं पोषण यानी कि कोई भी वस्तु किस चीज का पोषण करता है, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए। जैसे पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्क से संबंधित अन्य रचनाओं को सूचीबद्ध करें। ठीक है, यानी कि उत्सर्जन पहले सिंपली मतलब उत्सर्जन मतलब शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है जिस माध्यम से बाहर निकल रहा है वह सारी चीजें उत्सर्जन है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ कहा है वृक्क से संबंधित के बारे में चर्चा करने के लिए। यहाँ हम सिर्फ वृक्क से ही संबंधित चर्चा करेंगे। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है, या वह पसीने के रूप में हो, मूत्र के रूप में हो, जिस क्रिया के रूप में बाहर निकल रहा हो वह सारी चीजें उत्सर्जन है। मनुष्य में उत्सर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित है, जैसे वृक्क यानी कि किडनी, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। ठीक है, क्या है? वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्र मार्ग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परपोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। परपोषण उसे कहते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे चीजों पे आश्रित रहता है, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ठीक है, तो परपोषण में देखिए, जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाता, यानी कि स्वयं नहीं बना पाता है, वह सभी परपोषण कहलाते हैं। ठीक है, अभी तो किसी न किसी तरीका से वह अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए किसी दूसरे चीजों पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, परपोषण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। प्राणी संपोषण है, मृतजीवी पोषण है और परजीवी है और एक परासरणी है। परासरणी है 10th में पढ़ना नहीं है, सिर्फ यही तीनों है, प्राणी संपोषण, मृतजीवी और परजीवी, और एक है परासरणी। ठीक है, तो परपोषण 4 प्रकार से किए जा सकते हैं, प्राणी संपोषण, मृतजीवी, परजीवी और परासरणी। ठीक है, नेक्स्ट है पोषण क्या है, इसके कितने चरण, मतलब इनके विभिन्न चरण कौन कौन से है। पोषण है क्या, देखिए पोषण एक जटिल प्रक्रम है। इसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन करता है जिसके द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। यानी कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया इसलिए, जैसे देखिए पोषण है, पहले हम लोग मुंह में रखते हैं, उसके बाद ग्रास नली के द्वारा, फिर बहुत सारे मतलब इसमें बहुत जटिल प्रक्रिया होता है पोषण में। ठीक है, तब जाकर हम लोगों का खाना पूरी तरीके से पचता है। इसके अंतर्गत जो भी जीवधारी है वह भोजन ग्रहण करता है ताकि उसकी शरीर की वृद्धि हो सके, कहीं टूट फूट हो जाए तो उसकी मरम्मत हो सके, एवं अन्य जैविक क्रियाओं के संचालन एवं नियमन के लिए पोषण आवश्यक है। अगर पोषण नहीं मिलेगा तो शरीर में जान नहीं रहेगा। जैसे पोषण शुरू कहाँ से होता है, तो मुख से शुरू होकर मल द्वार तक जाती है। मुख से शुरू होता है और लास्ट मल द्वार। देखिए पहले आता है मुख, उसके बाद आता है आहार नली, उसके बाद आता है अमाशय, उसके बाद छोटी आंत। क्षुद्रांत मतलब होता है छोटी आंत की भित्ति, उसके बाद बिना पचा हुआ भोजन बृहदांत यानी कि बड़ी आंत से होते हुए फिर मलाशय में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो शुरू कहाँ से होता है, मुख से शुरू होता है, फिर आहार नली, उसके बाद कहाँ भोजन जाता है, अमाशय में, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय द्वार में जाकर जमा हो जाता है, फिर वहां से उत्सर्जन की क्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है, उसके उत्पाद क्या है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थिति कौन कौन सी है, उसके उत्पाद क्या है। देखिए स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है, यानी कि वे सारे पौधे
जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वह सभी स्वपोषी है। ठीक है, सभी पौधा स्वपोषी नहीं होता है, बहुत सारा पौधा परपोषी भी होता है। ठीक है, तो 90% जो भी पौधे होते हैं 99% या लगभग स्वपोषी होते हैं। 1% ऐसे पौधे होते हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, जैसे अमरवेल का पौधा हो गया, बहुत सारा ऐसा पौधा है जो मतलब परपोषी भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर पौधे स्वपोषी ही होते हैं। तो स्वपोषी पोषण हरे पौधों में पाया जाता है जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है, मतलब जो भी स्वपोषी होगा उसके लिए सबसे जरूरी है प्रकाश संश्लेषण। अगर वह प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाता है वह स्वपोषी नहीं होगा। हरे पौधे में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, हरे पौधे जो होते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO यानी कि वायुमंडल से CO कार्बन डाइऑक्साइड और जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। यानी कि देखिए पत्तों में जो होता है वह क्लोरोफिल होता है, और यही क्लोरोफिल के कारण जो होता है पत्तों का रंग, मतलब पत्तियों का रंग हरा होता है। कैसा होता है? हरा। पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। यह एक क्लोरोफिल वर्णक होता है। यही क्लोरोफिल वर्णक वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है और जल जो है फिर जल से चले आता है। जल और खनिज लवण फिर जल से पत्ती तक आते हैं और वहां पे खाना का निर्माण होता है। ठीक है, और इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, स्वपोषी पौधे कौन कौन होंगे, उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। तो देखिए पहला तो सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसके बाद क्लोरोफिल, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद जल। स्वपोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं, यानी कि अगर ये चीजों में से कोई भी एक चीज नहीं मिलेगा तो वह स्वपोषी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो उसको गैस की तरह काम करता है, क्लोरोफिल जो उसको ऑक्साइड, जल इत्यादि खनिज लवण ये सब मिलकर स्वपोषी के लिए बहुत आवश्यक तत्व बनाते हैं, यानी कि आवश्यक परिस्थितियां बनाते हैं। इस उत्पाद में आणविक रूप से ऑक्सीजन गैस बाहर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। यानी कि जो जल में रहते हैं उसको ऑक्सीजन बहुत कम मिल पाता है। ठीक है, जल का जो सूत्र होता है जल का, ठीक है, जल का H2O यानी कि ऑक्सीजन 1% और हाइड्रोजन 2% है। लेकिन बाहर जो होता है स्थलीय में ज्यादातर ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन बहुत कम होता है। ये सब गैसेज होती है बहुत कम होती है, मतलब ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, लेकिन जल में हाइड्रोजन 2% और ऑक्सीजन 1% रहता है। इसी कारण जो है जलीय जीवों को सांस लेने में अगर बाहर रख देते हैं तो दिक्कत आने लगता है। ठीक है, जलीय जीव जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, या तो वह स्किन के द्वारा करता है नहीं तो गलफरा के द्वारा करता है, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है। इसीलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा दूत्र यानी कि कमजोर होती है। ठीक है, इसीलिए जब भी मछली को हम लोग बाहर निकालते हैं मर जाता है। ठीक है, स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव इस तरह लाभप्रद होता है, यानी कि बाहर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में रहता है लेकिन जल में बहुत कम रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन क्या है। श्वसन क्या है? देखिए श्वसन समझिए एक चीज, जो चीज हम अंदर लेते हैं मतलब सांस के द्वारा वो सब श्वसन। देखिए शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उसका उपयोग जो होता है वह श्वसन कहलाता है। ठीक है, यानी कि शरीर से बाहर से हम लोग जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, वह कोशिकीय यानी कि जहाँ जहाँ हमारी कोशिका होती है उस कोशिका में ऑक्सीजन रहता है और खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग होता है, जिसे हम लोग श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन।
इसमें इसे निम्न समीकरण द्वारा समझा जा सकता है, जैसे C6H12O प्लस 6O2, ठीक है, तीन का निशान, फिर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 केल्विन कैल्शियम का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके उत्पाद क्या है। स्वपोषण की आवश्यक शर्तें क्या है, इसके उत्पादों को लिखना है। ठीक है, जैसे स्वपोषण के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, ऐसे हम लोग इसको पिछले क्वेश्चन में हम लोग चर्चा किए हैं, फिर भी यहाँ चर्चा करेंगे। देखो, स्वपोषण के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। पहला, उसमें पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल होना चाहिए। ठीक है, अगर क्लोरोफिल नहीं होगा वह स्वपोषण नहीं होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति भी होना चाहिए। अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अगर नहीं हो पाता है, ठीक है, CO2 नहीं होता है, फिर भी वह स्वपोषण नहीं होगा। जब की उपस्थिति होनी चाहिए। ठीक है, तो पर्णहरित या क्लोरोफिल सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, यानी कि क्लोरोफिल सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, ठीक है, विकिरण, उसको वह अवशोषित करता है। ठीक है, उसके बाद जिसके द्वारा वह कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का स्थिरीकरण कर अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। उत्पाद के रूप में ग्लूकोज एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उसे ग्लूकोज अंततः स्टार्च में बदल जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज जो होता है स्टार्च के रूप में बदल जाता है, जो अपने उपयोग के लिए रख लेता है, और ऑक्सीजन को फिर बाहर छोड़ देता है। ठीक है, यही क्रिया यह सिर्फ दिन में होता है। ठीक है, रात में नहीं। कोई भी पौधा रात में भोजन नहीं बनाता है, दिन में ही बनाएगा। नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। परिसंचरण तंत्र का मतलब होता है कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसी को हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार की परिवहन तंत्र होती है। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई को किसी भी चीज को ले जाना, यही परिसंचरण कहलाता है। ठीक है, तो यह बाहर की नहीं, मतलब अगर शरीर में एक जगह से दूसरी जगह जो भी चीजें ले जाते हैं उसको हम लोग परिसंचरण कहते हैं। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, जो ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, पोषक तत्वों को, हार्मोन को, उत्सर्जी पदार्थों एवं अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप अंततः विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ठीक है, इसी ले जाने की क्रिया को हम लोग परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र के 3 प्रमुख अवयव है। पहला है रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी। पहला है रक्त यानी कि रुधिर, उसके बाद है हृदय, उसके बाद है रुधिर वाहिनियां। ठीक है, नेक्स्ट है उत्सर्जन क्या है। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग के नाम लिखना है। मानव में जो 2 प्रमुख अंग है इसी के बारे में लिखना है। ऐसे उत्सर्जन हम लोग पीछे पढ़ लिए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन शायद उत्सर्जन ही था। इसमें उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन यानी कि निष्कासन। तो जीवों के शरीर में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पादन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासन की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मानव में इसके 2 प्रमुख अंग है। कौन कौन है, तो एक है वृक्क है, एक है फेफड़ा। वृक्क यानी कि किडनी। ठीक है, मानव में किडनी एक जोड़ा होता है, यानी कि 2 गो होता है। कितने होते हैं, 2। ठीक है, एक दाहिना और एक बाएं साइड में। किडनी जो, देखिए किडनी का काम क्या है, जो रक्त में द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थ है उसको छानने का काम करने का काम कौन करता है, वृक्क करता है। यानी कि रक्त में जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको छानने का काम कौन करता है, किडनी करता है, और फिर उसे मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है।
लेकिन कभी कभी उसमें गैसीय अपशिष्ट पदार्थ भी आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको कौन छानता है? तो फेफड़ा छानता है। जो रक्त में गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के रूप में रहता है उसको वह कौन निकालता है? तो फेफड़ा निकालता है या सांस के द्वारा निकाल देता है, ठीक है। यानी कि रक्त में दो चीजें मिलावट हो सकती है, या तो रक्त में द्रव अवस्था में हो सकता है, नहीं तो एक गैसीय। तो द्रव अवस्था में अगर ब्लड में कोई मिला हुआ है तो उसमें जो मिले हुए अपशिष्ट पदार्थ को छानने का काम कौन करता है? ब्रीक करता है, ठीक है। और वह मूत्र के रूप में बाहर निकाल देता है। लेकिन अगर उसमें गैसीय अवस्था में, यानी कि ब्लड में अगर गैसीय अवस्था में कोई अपशिष्ट पदार्थ मिला होता है तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? फेफड़ा करता है। यहाँ फेफड़ा हम लोग यानी कि सांस के द्वारा उसको हम लोग फिर सांस छोड़ने के द्वारा हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पो उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? वाष्पो उत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? वाष्पो उत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए निम्नलिखित महत्व है। जैसे यह पौधों में मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होते हैं, ठीक है। यानी कि यह पौधों में मूल रोम द्वारा खनिज लवणों के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक उनके परिवहन में सहायक होते हैं। दूसरा है, यह पौधों में तापक्रम संतुलन बनाने में नियंत्रण रखता है, ठीक है। तापक्रम संतुलन बनाने में यह नियंत्रण रखता है। उसके बाद वाष्पो उत्सर्जन के कारण ही पौधे की जड़ों से चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है। दिन के समय में रंध्रों के खुले रहने पर वाष्पो उत्सर्जन कर्षण ही जाइलम में जल की गति के लिए मनुष्य प्रेरक बल का कार्य करते हैं। यानी कि कभी आप पत्ती में देखिएगा, इसमें छेद रहता है, बहुत सारा छेद रहता है। इसको जूम करके देखने पे, ठीक है, तो इसको अगर जूम करके देखेंगे तो इसमें बहुत सारे छेद रहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र। इसी के द्वारा पत्ते ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और जल को भी छोड़ते हैं और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार है? यानी कि मूत्र बनने की जो मात्रा है वो उसका नियम किस प्रकार का है, जिस प्रकार से मूत्र हमारे शरीर में बनता है। देखिए, जल की मात्रा पुनराशोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय उत्सर्जित करता है, यानी कि कितना विलेय उत्सर्जित करता है पर निर्भर करता है। अगर अधिक मात्रा में जल या अन्य द्रव का सेवन किया जाए तो रक्त का दाब बढ़ जाता है और वह अधिक मात्रा में मूत्र बनाने लगता है। यानी कि जैसे हम लोगों में, मानव में 65 से 80% तक जल रहता है, ठीक है। यानी कि मानव का जितना भार है उसका मतलब 65%, यानी कि 7%, मतलब 60 से, मतलब एक तरह से कहा जाए 65 से 80% तक हमारे शरीर में जल होता है, ठीक है। अगर 65 से ज्यादा होगा, ठीक है, तो फिर वह मूत्र बनना चालू हो जाएगा। अगर 65 से कम होगा प्यास लगने लगेगा, ठीक है। देखिए, अगर हमारे शरीर में रक्त, मतलब पानी की मात्रा अगर ज्यादा है तो रक्त का दबाव बढ़ जाता है, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और इसमें मूत्र बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, बार बार पेशाब आने लगता है। तो मूत्र की मात्रा भोजन में लिए गए खनिज लवण व दूसरे ठोस आहार पर भी निर्भर करता है। यानी कि ऐसा नहीं कि हम लोग पानी ही पिएंगे तो हमारे शरीर में पानी को कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे तरबूजा खा लेते हैं, खरबूजा खा लेते हैं, उसमें पानी होता है, ठीक है। तो वहां से भी हम लोग ठोस आहार से या खनिज लवण से भी हम अपने शरीर की पानी की मात्रा को दूर कर सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, अगर खाने में नमक की मात्रा अधिक हो तो वृक्क में उचित मात्रा में लवण मूत्र के साथ ही बनते हैं, जिससे रक्त में विसरण दाब सही रहता है। मूत्राशय पेशियां होती है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है और हम इसी कारणवश मूत्र निकासी को नियमित कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए, हमारे शरीर में सभी जगह पेशियां पाई जाती है, ठीक है। मानव में 639 पेशियां होती है। याद करने का तरीका, मतलब एक वयस्क मनुष्य में 639 पेशियां होती है जो सिकुड़ने में, फैलने में मदद करते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से मूत्राशय में भी पेशियां होती है
जो इसको नियंत्रित करता है, ठीक है, यानी कि मतलब मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाष्पो उत्सर्जन को परिभाषित करें। वाष्पो उत्सर्जन को परिभाषित करें। देखिए द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पो उत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि वाष्पो उत्सर्जन एक मतलब सिंपल है। जैसे मान लेते हैं कोई पानी को हम इतना गर्म करें तो वह भाप बनकर ऊपर उड़ जाए, वही वाष्पो उत्सर्जन वाला है, ठीक है। यानी कि इतना गर्म करे वह वाष्प बन के ऊपर उड़ जाए, उसी को हम लोग वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। तो द्रव कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे ताप पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की क्रिया को वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। पानी वाष्प कब बनता है? दो तरीके से, एक या तो उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दे, या एक उसको इतना ज्यादा ठंडा कर दे, इतना ज्यादा जैसे बर्फ में भाप निकलते रहता है, यानी कि वहां से भी वाष्प उत्सर्जन की क्रिया हो सकती है। यानी कि ज्यादा गर्म भी कर दिए तो वाष्प बन जाएगा, और ज्यादा ठंडा भी कर देंगे तो वह वाष्प बनकर ऊपर उड़ने लगेगा, यानी कि वायुमंडल में धीरे धीरे जाने लगेगा। इसी क्रिया को हम लोग वाष्प उत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, क्या शाकाहारी एवं मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नताएं होती है? यदि हाँ तो क्यों? जो शाकाहारी जानवर है और जो मांसाहारी जानवर है उसमें छोटी आंत की लंबाई में अंतर होता है या नहीं, यही पूछा है। यानी कि देखिए शरीर का सबसे ज्यादा खाना पचाने में मदद करता है छोटी आंत, यानी कि पूर्ण रूप से खाना कहाँ पचता है? छोटी आंत में, ठीक है। छोटी आंत की लंबाई भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है, ठीक है, जिससे कि सेलुलोज का पाचन सही ढंग से हो सके, ठीक है। अगर छोटी आंत बहुत बड़ा रहेगा तभी उसमें सेलुलोज का पाचन अच्छे तरीके से हो पाएगा। यानी कि घास भूस में जो होता है उसमें सेलुलोज होता है, ठीक है, और सेलुलोज को पचाने के लिए छोटी आंत लंबी होनी चाहिए, नहीं होगा खाना मतलब सेलुलोज पचेगा ही नहीं, ठीक है। इसके विपरीत मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई छोटी होती है, क्योंकि मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है। लोग कहता है मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब मांसाहारी जो जानवर होते हैं उसमें खाना को पचाने में उसको बहुत मेहनत करना, सबसे सरल में वही पचता है, ठीक है। मांसाहारी जो भी चीजें होते हैं, मांस जो भी खाते हैं वह सबसे जल्दी वही पचता है शरीर में, ठीक है। और अगर बात किया जाए तो जो शाकाहारी होते हैं उसमें सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होती है और इसको पचाना बहुत मतलब कठिन होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसमें छोटी आंत की जो लंबाई होती है बहुत बड़ी होती है और मांसाहारी में छोटी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में दंत क्षय का क्या कारण है? मतलब मनुष्य में दांत खराब होने का क्या कारण है, ठीक है। तो देखिए पहले तो दांत हमारे शरीर में होता कितना है? हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। कितना होते हैं? 32, ठीक है। चलिए बचपन में दूध के दांत जो होता है वह 20 होता है, ठीक है, और 12 को दांत फिर टूटने के बाद जुटता है। यानी कि अगर कुल पूछा जाए एक मनुष्य में पूरी जिंदगी में कितना दांत होते हैं, तो कुल दांत 52 को होते हैं, ठीक है। 20 को बचपन में और फिर 12 को व्यस्त होने पे, ठीक है, और बहुत सारे में तो कम ही रहता है, ठीक है। जैसे देखिए दंत क्षय रोकने का कारण, जैसे बचपन में आप लोग देखते होंगे बच्चा सबका बहुत सारा दांत पूरा खत्म हो जाता है, ऐसा क्या कारण है? तो देखिए दंत क्षरण या दंत क्षय इनामेल तथा डेंटिन के समय समय मृदुकरण के कारण होता है, ठीक है। यानी कि दंत क्षय जो होता है इनामेल के सड़ने से और डेंटिन के मतलब खराब हो जाने के कारण, मृदुकरण मतलब खराब हो जाने के कारण, सड़ने के कारण दंत क्षय होता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांत पर चिपक जाते हैं और दंत प्लग बना देते हैं। जैसे कैंची लगा रहता है, गांव में सब इसको कैंची कहता है, कैंची लगा रहता है उसको हम लोग दंत प्लांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दंत प्लांग। दांत में जो कैंची लगा रहता है पीला पीला, ठीक है, उसको हम लोग दंत प्लांग कहते हैं और यह बना देता है और वह धीरे धीरे उसमें कीटाणु मतलब जीवाणु जो है
उसको क्या करेगा, धीरे धीरे अंदर अंदर उसको क्या करेगा, खा जाएगा, ठीक है। और खाने के बाद दांत प्लांक को ढक लेता है, मतलब दांत प्लांक जो क्षय होता है हमारे दांतों में वह पूरी तरीके से दांतों को ढक लेता है। इसीलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, और इस कारण दंत क्षय का कारण हो जाता है, ठीक है। यानी कि दांत जो हमारे मुंह में लार निकलता है, ठीक है, हमारे मुंह में दिन भर में कितना लार निकलता है, तो 1.5 लीटर, ठीक है। यह लार जो होता है अम्ल होता है, यानी कि खट्टा होता है, और यह क्या करता है, दांतों पे जाकर और उसे उदासीन करता है, ठीक है। यह जब तक हम सोए नहीं रहेंगे तब तक यह काम करता है। अगर सो जाएंगे तो दांत में क्षय होने लगेगा, ठीक है। तो सोते हैं तब तक अगर नींद नहीं भी दोगे चलेगा, क्यों, क्योंकि उस समय हमारा लार ग्रंथि से लार निकलते रहता है, जो दांतों को सतह पर जा जाकर उसको उदासीन करते रहते हैं, ठीक है। इस कारण दंत क्षय नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें कभी कभी मीठा चीज खा लेते हैं तो वह क्या करता है, दांतों पे जाके चिपक जाता है, इसी कारण दांत के इनामेल को ढक लेता है, और इनामेल के पास जो अम्ल मतलब लार जो होते हैं वह नहीं जा पाते हैं, यानी कि उसको उदासीन नहीं कर पाते हैं, जिस कारण दंत क्षय हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, दंत प्लांक एवं दंत अस्थि क्षय से आप क्या समझते हैं। अभी हम लोग पीछे बात किए हैं दंत प्लांक, यानी कि दांत पे कैंची बैठना है, दंत प्लांक कहलाता है। दांत पे कैंची बैठना है यानी कि पीला पीला कोई चीज दाग आ जाता है, उसी को हम लोग दंत प्लांक कहते हैं। यदि मीठी चीजें खाने के उपरांत हम अपनी दांतों की सफाई ठीक से करते हैं तब ये हमारे दांतों मतलब ठीक से नहीं करते हैं तब ये हमारे दांतों पर बैठ जाती है। अगर हम कोई मीठी चीज खाए, ठीक है, बचपन में सब चॉकलेट खाते रहता है, ठीक है, तो उसके बाद खाने के बाद उसको मुंह धोता नहीं है, यानी कि दांत पे चिपक जाता है, तब ये हमारे दांतों पे बैठ जाती है, यानी कि चिपक जाती है, एवं दांत प्लंक बना देती है, यानी कि दांत पे एक तरह से कहा जाए तो एक परत जमा देती है। शक्कर पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बना लेते हैं। जो शक्कर होता है यानी कि मीठा चीज जो होता है उस पर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया करके उस पर अम्ल बना देते हैं, ठीक है। यह अम्ल दांत के इनामेल को रासायनिक प्रतिक्रिया कर उसको नरम बना देता है, यानी कमजोर बना देता है। देखिए हमारे शरीर में सबसे कठोर चीजें है वह है इनामेल, ठीक है, इनामेल, ठीक है। हमारे शरीर में जो सबसे कठोर चीजें है इनामेल, इसको भी नरम कर देता है। बताइए इतना मतलब जो यह अम्ल है खतरनाक होता है, ठीक है। तो हमारे शरीर में सबसे कठोर होता है इनामेल, दांत पे जो पाया जाता है उजला उजला वही होता है इनामेल। यह रासायनिक प्रतिक्रिया करके मतलब मीठ चीज क्या करता है, बैक्टीरिया मीठा चीज में जो शक्कर में बैक्टीरिया जो होते हैं रासायनिक क्रिया करके अम्ल बना लेते हैं, और दांत के इनामेल से रासायनिक प्रतिक्रिया कर वह उसे नरम बना देता है, तथा उस स्थान पर धीरे धीरे एक छिद्र बन जाता है जिसे हम लोग दंत अस्थि क्षय कहते हैं। इससे बचने का उपाय है समय समय पे डॉक्टर से सलाह लेते रहे, ठीक है, और दिन में कम से कम तो 2 बार ब्रश जरूर करना चाहिए, एक बार सुबह एक बार शाम को, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 16 से, फिर हम लोग 20 तक चलेंगे, ठीक है। फिर बहुत सारा क्वेश्चन है तो 16 से आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।